अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ लर्निंग बेसिक एचटीएमएल की लेसन नंबर 5 के साथ, और ये इस सिलसिले की आखिरी लेसन की किस्त है या पार्ट है, क्योंकि इसके बाद ये जो हमारा लर्निंग एचटीएमएल का कोर्स है ये अपने इख्तिताम को पहुँच जाएगा। एचटीएमएल में वैसे तो बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा टैग्स हैं, इतनी ज़्यादा लिस्ट है, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो वो आपको मिल जाएंगे। मैं एक एक टैग मेरे लिए बताना मुमकिन नहीं है, तो आपको मैंने सिर्फ इतना बेसिक कोर्स करवा दिया है जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं। और अब इस कोर्स को सीखने के बाद एट लीस्ट आपका विज़न इतना क्लियर होगा कि आप मज़ीद अपने तौर पे इंटरनेट के ऊपर सर्च करके और एचटीएमएल में अपने आप को एडवांस लेवल पे ला सकें। हम मज़ीद जो कोर्सेज करेंगे सीएसएस का, जावास्क्रिप्ट का, और उसके बाद इंशाल्लाह उनको मिला के पीएचपी का, तो वो आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और एचटीएमएल को सीखने की अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत रह नहीं गई है, क्योंकि जो हमारे फ्रेमवर्क्स हैं वो बहुत सारा काम हमारा आसान कर देते हैं, हमारे एडिटर्स, हमारे फ्रेमवर्क्स। तो एचटीएमएल की बेसिक एटलीस्ट फिर भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको इस कोर्स के मदद से बताने की कोशिश की है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग फॉर्म्स पे काम कर रहे थे, और फॉर्म्स के अंदर हमने कुछ टैग्स थे जो कि सीखे थे। मैंने कहा था कि अभी कुछ थोड़े बहुत टैग्स मज़ीद बाकी हैं जो कि हम अगले कोर्स के अंदर करेंगे। तो मैंने आपको इसके कुछ टैग्स बताए थे, ये इनपुट की टाइप्स बताई थी, और फॉर्म को सबमिट करने के लिए मैंने ये एक बटन बनाया था। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो बटन है, मैंने जब ये बटन लगाया तो मैंने किसी भी किस्म की इसके साथ कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं लगाई हैं एचटीएमएल की, किसी भी किस्म की। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये सबमिट बटन बन गया, जिससे क्या होता है कि जब मैं ये सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म सबमिट हो जाता है। अच्छा, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। मैं अगर इसकी मिसाल है कि मैं टाइप इसको कह दूँ कि बटन, मैंने खाली इसको टाइप बटन कहा। अब ये जो बटन बनेगा इसको सेव किया, रिफ्रेश किया। अब ये जो बटन बना है ये सिंपल बटन है, ये सबमिट बटन नहीं है। अंदर टेक्स्ट आप कुछ भी लिख लें, मैं इस पर जितना मर्जी क्लिक करता जाऊं, देखें मैं कर रहा हूं, ये सबमिट नहीं करेगा। हाँ, इसकी टाइप जो है, अगर मैं इसी को चेंज करके इसकी टाइप और सबमिट कर दूं, सबमिट। अब मैं इसको सेव करूं और ब्राउज़र में आके मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो अब ये सबमिट होगा। यानी अगर मैं कोई, अब ये सबमिट हुआ है और उसने देखा है, ये मैंने इसको रिक्वायर्ड कहा हुआ है, उसने देखा है कि ये नहीं टाइप हुआ तो उसने मुझसे मांग लिया, तो यानी ये सबमिट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं देता हूं तो इसकी डिफ़ॉल्ट में जो प्रॉपर्टी होती है वो सबमिट होती है। इसी तरह ये सबमिट बटन आप इनपुट की मदद से भी लगा सकते हैं। ये देखें, सेलेक्ट से ऊपर मैं कहता हूं इनपुट, टाइप, सबमिट। यहां पर भी मैं ये काम कह सकता हूं, और उसकी वैल्यू के तौर पे जो उसके अंदर शो करना है वो मैं लिख देता हूँ सबमिट, या कुछ भी लिख दूँ, सेव, इस तरह का मैसेज। तो ये अभी इस वक्त हमारे फॉर्म में दो सबमिट बटन्स हो गए, एक ये वाला बटन के टैग से और एक ये वाला। ये भी सबमिट करेगा, ये देखें फॉर्म सबमिट कर रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको लाइन ब्रेक करता हूँ, इसी एग्जैक्ट इसी की कॉपी लेता हूँ और लाइन ब्रेक साथ ही कॉपी हुई हुई है, और इसकी टाइप जो है मैं बटन कर देता हूँ। अब ये एक सिंपल बटन बन गया। मैं इसके ऊपर सिर्फ इतना लिखता हूँ, बटन 1, रिफ्रेश, ये बटन 1। अब इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसके क्लिक के इवेंट को कैप्चर ही नहीं किया कि ये क्लिक पे क्या काम करे। ये काम हम लोग जावा स्क्रिप्ट के अंदर करेंगे। वापिस आते हैं इनपुट में। इसके अलावा हम लोग रेंज, एक टाइप होती है रेंज, इनपुट टाइप रेंज,
लाइन ब्रेक। तो रेंज से इस किस्म का एलिमेंट बनता है, ये 0 से लेके 100 तक इसकी वैल्यू होती है। आप करंट वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं 50 करंट वैल्यू थी डिफ़ॉल्ट की, मैं 20 कर देता हूँ, तो वो 20% पे चला जाएगा। रिफ्रेश बाय डिफ़ॉल्ट, ये देखें ये 20 पे चला गया। 100 कहूँगा तो फुल आ जाएगा। तो रेंज का एलिमेंट भी आप बना सकते हैं। मैंने इनपुट टाइप के कुछ एलिमेंट्स बनाए थे, तो कुछ मिसिंग हो रह गए थे मुझसे, तो जिस वजह से मैंने सोचा कि चले मैं नेक्स्ट लेसन में आप लोगों को बता दूंगा। एक टाइप होती है ईमेल। ईमेल ये देखने में तो बिल्कुल आपको लगेगा कि टेक्स्ट बॉक्स है, मगर रिफ्रेश लाइन ब्रेक करूं, उसमें आप अगर इनवैलिड ईमेल लिखने की कोशिश करेंगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। रिफ्रेश, अब मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूं, मगर मैंने जो लिखा वो एक ईमेल नहीं है। मैं फॉर्म सबमिट करता हूं, पहले इसको रिक्वायरमेंट पूरी करूं, इसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी करूं। ये देखें, प्लीज़ इंक्लूड एट द रेट साइन इन द ईमेल एड्रेस। मैंने कुछ नहीं कहा, ऑटोमेटिकली फॉर्म ने डिटेक्ट कर लिया कि इसके अंदर वैलिड ईमेल होनी चाहिए। मैंने एट द रेट साइन डाला, उसने कहा प्लीज़ एंटर पार्ट ऑफ फॉलोइंग एट द रेट, इसके बाद ये इनकम्प्लीट है। बिल्कुल ठीक, ABC कुछ भी लिख लिया, अब ये सबमिट हो गया। तो ये वैलिड ईमेल के साथ ही सबमिट हो सकता है, ये जहन में रखें। अगर मैं इसका टाइप ईमेल कर दूंगा। नेक्स्ट एक टाइप होती है हिडन इनपुट टाइप। हिडन, इसमें आप इसका कोई नाम रख के या ना भी रखें, डजेंट मैटर। जाहिर है जब फॉर्म सबमिट करना है तो नाम तो कुछ भी रखना होगा, ABC या भी कोई वैल्यू। अच्छा, ये इसके अपने नाम से ही जाहिर है ये हिडन है, ये कहीं नज़र नहीं आएगी फॉर्म के अंदर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके फॉर्म के ऊपर। मैंने रिफ़्रेश किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी भी किस्म का। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये बिल्कुल हिडन है, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो इसको क्यों रखते हैं? इसकी अहमियत बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा होती है, इसको रखना बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा अहम होता है। अभी चूँकि हम फॉर्म सबमिट वाला काम कर ही नहीं रहे हैं, तो अभी आपको इसकी अहमियत का नहीं अंदाज़ा होगा। जब आप आपके पेज पे मोर देन वन फॉर्म्स हैं, और मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ आपको, मोर देन वन फॉर्म्स हैं और आप तमाम फॉर्म्स से एक ही किस्म का डाटा सबमिट कर रहे हैं, मगर आप उनको रिकग्नाइज़ भी करना चाहते हैं कि जब ये सबमिट हो तो आगे कोई लैंग्वेज जब उसका डाटा रिसीव करे, PHP टाइप या .NET या पाइथन, इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं, वो जब इसे रिसीव करें तो वो कैसे रिकग्नाइज़ करें कि किस फॉर्म को सबमिट किया गया है। तो फिर हम क्या करते हैं ऐसी सूरत में, इनपुट टाइप हिडन रख के उसमें एक नाम कोई रख देते हैं, उसको दे देते हैं और उसकी वैल्यूज़ डिफरेंट करते जाते हैं। फॉर्म 1 के अंदर 1 रख दी, फॉर्म 2 के अंदर 2 रख दी, या वट एवर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो उस वैल्यू को रीड करके इफ़ का चेक लगा के आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्म सबमिट हुआ है। फिर आप उस हिसाब से अपना काम कर सकते हैं, जो भी आपने करना है। तो ये इस तरह के एडवांटेजेस बाज़ औक़ात ये बहुत अहम होता है। आपने यूज़र से इनपुट नहीं लेना, मगर अपनी तरफ से आपने यूज़र के इनपुट के साथ कोई डाटा भेज देना है जो कि फ़िक्स हो पहले से ही, कि ये वाला फॉर्म के साथ ये डाटा भी, तो आप उसको रिकग्नाइज़ कर लेते हैं। ये एडवांटेज होता है। इसके अलावा हमारे पास इनपुट टाइप होती है मंथ। एक मैंने जब डेट टाइप्स सारी बताई थी, ये वीक का बताया था ऊपर, ये मैं लाइन ब्रेक किए बगैर वीक के साथ इनपुट टाइप मंथ, ये देखें जिस तरह से सेव हो गया, जी सेव हो गया। जिस तरह से ये वीक है, बिल्कुल इसी तरह से ये देखें आप मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया जून 2023। सबमिट करेंगे तो ये आगे फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मैं
ऊपर स्क्रॉल करता हूँ तो 22 या इसी तरह नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो मज़ीद आगे ईयर्स आएंगे। तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं मंथ। मंथ टाइप का भी एक डाटा होता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट डाटा तो मैं बिल्कुल बताना भूल गया या जहन से निकल गया, और वो था पासवर्ड। आपने अक्सर फॉर्म, हम सभी लॉगिन करते हैं। मैं नीचे आता हूँ इधर सबमिट से ऊपर, इनपुट टाइप पासवर्ड लाइन ब्रेक, और सेव किया मैंने। सेव कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। सेव, ये यहाँ से पता चलता है ये वाइट डॉट से कि ये सेव नहीं हुआ। मैं सेव कर दूंगा तो ये वाइट डॉट गायब हो जाएगा। रिफ्रेश, ये सबमिट से ऊपर एक, ये देखें पासवर्ड में हम अपनी तकरीबन, हम जो भी इंटरनेट यूज़र है उसने एक ना एक मरतबा एटलीस्ट ये पासवर्ड, यूज़र नेम, लॉगिन, जहाँ पे पासवर्ड दिया है इस तरह की फील्ड देखी होगी। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है जो कि हर यूज़र के इस्तेमाल में आती है। जी, नेक्स्ट टाइप है टाइम। जिस तरह से हम लोगों ने मंथ, डेट, डेट टाइम में दोनों ही होते हैं, डेट एंड टाइम। मैं इसके आगे एक टाइप और लगाता हूँ, टाइप टाइम। इसमें सिर्फ हम लोग लाइन ब्रेक कर देते हैं सेव करते हैं, टाइम पिक कर सकते हैं। ये देखें, सिर्फ टाइम पिक कर सकते हैं। अच्छा, ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं जैसे डेट टाइम, ये वीक और लोकल डेट टाइम, ये अपने आप को एक्चुअली इनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है जब आप इस वेबसाइट को अपने मोबाइल में यूज़ कर रहे होते हैं। तो मोबाइल के पिकर ऑटोमेटिकली अपने आप को इन टाइप्स के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। अभी तो खैर ये बाद की बात है, आप इसको फ्यूचर में देखेंगे। पासवर्ड के बाद एक टाइप है यूआरएल। जब आप ये टाइप यूआरएल बता देंगे तो फिर लाजमी है कि आप इसके अंदर एक किसी वेब पेज का यूआरएल या वेब पेज का लिंक ही लिखें। मुझे पता नहीं चल रहा है इसमें यूआरएल कौन सा है। एक तो वैसे तो मुझे पता है नीचे वाला, मगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इसको प्लेस होल्डर, जो कि हमने अपने लास्ट लेसन में सीखा था कि प्लेस होल्डर भी आप लगा सकते हैं। प्लेस होल्डर टाइप यूआरएल, सेव, रिफ्रेश, ये देखिए। अच्छा, अब अगर मैं इसमें कोई ऐसी वैल्यू लिखूंगा जो कि यूआरएल नहीं है और मैं जब सबमिट करने की कोशिश करूंगा, अच्छा एक तो मैंने मैक्सिमम इसमें दिया हुआ था 100, तो चलें, तो ये देखें प्लीज़ एंटर है यूआरएल। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू HTTP से स्टार्ट करती हुई लिखूंगा, HTTP या HTTPS, तो फिर ये एक्सेप्ट करेगा इसको, वरना ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ये एडवांटेज है इसका। नेक्स्ट हमारी टाइप है टेलीफोन, और फिर एक लास्ट टाइप जो मेरी समझ में बाकी रह गई है वो उसके बाद बताऊंगा। जी, इनपुट टाइप टेल लाइन ब्रेक। अच्छा, यहाँ कंप्यूटर के ऊपर, डेस्कटॉप पीसी के ऊपर आपको टेल में और सिंपल इनपुट टाइप टेक्स्ट में कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। देखने में एक जैसी हैं, कोई भी किसी भी किस्म का जो कुछ आप उसमें टाइप कर सकते हैं सिंपल टेक्स्ट में, वही आप इसमें टाइप कर सकते हैं। इसका असल मकसद, और ये सबमिट में हो जाएगा, किसी किस्म का ये कोई एरर भी नहीं देगा। इसका असल मकसद आपके मोबाइल वर्जन पे है। जब आपने यही वेबसाइट अगर मोबाइल में ओपन करेंगे तो जब आप इस पे अपना फोकस लेके आएंगे कुछ टाइप करने के लिए, तो आप देखेंगे कि जो कीबोर्ड अपीयर होगा आपको, वो टेलीफोन नंबर के हिसाब से अपीयर होगा ऑटोमेटिकली। अदरवाइज
और अगर आप टाइप टेक्स्ट पे लेके जाएंगे तो फिर पूरा कीबोर्ड मुकम्मल आएगा ABC अल्फ़ाबेट्स के साथ, नंबर्स के साथ। जबकि अल्फ़ाबेट्स पार्ट नहीं होते टेलीफोन नंबर का, तो ये मोबाइल पे एक्चुअली ज़्यादा इसका एडवांटेज होता है। इसी तरह एक और टाइप है जिसे कहते हैं सर्च। इसी का मैं कॉपी लेता हूँ, सर्च मैं प्लेस होल्डर में लगा देता हूँ सर्च, ताकि पता चले कि हम किस टाइप में हैं। और इसके भी प्लेस होल्डर में मैं लगा देता हूँ टेलीफोन। रिफ़्रेश करते हैं अपने वेब पेज पर जाकर, तो ये देखें सर्च। ये भी आपको देखने में वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल नज़र आएगा सिंपल टेक्स्ट की तरह, कोई फ़र्क नहीं महसूस होगा आपको इसके अंदर। सिर्फ एक, जब आप इसमें अंदर कुछ टाइप करने लगेंगे तो ये क्रॉस का साइन, जबकि सिंपल टेक्स्ट के अंदर आप कुछ टाइप करें तो ऐसा कुछ नहीं होता। और ये भी ब्राउज़र पे के हिसाब से वेरी करता है, यानी एक क्रोम आपको ये शो करवा रहा है, लाजमी नहीं कि दूसरे ब्राउज़र्स भी ऐसा ही आपको शो करवाएं। तो ये ब्राउज़र के हिसाब से ये चीज़ होती है। इसका भी असल मकसद आपके मोबाइल वर्जन पे आता है कि जब आप मोबाइल पे जाते हैं और वहाँ पे जब सर्च वाले बॉक्स के अंदर आते हैं तो आपको जो कीबोर्ड है उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स नज़र आते हैं अगर टाइप सर्च है तो। उस सूरत में ये हमारी फॉर्म्स की इनपुट टाइप जो हैं वो कंप्लीट हो गई। इसके अंदर मैं कुछ एक चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम बहुत इस्तेमाल किया करते थे वो था, एक वक्त था मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था, फिर एक ऐसा वक्त आया कि उसके इस्तेमाल की ज़रूरत ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। बटन टाइप रीसेट, ये इसको सेव किया। इसका इस्तेमाल मैं आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मैंने फॉर्म में जो कुछ लिखा है मैं सब कुछ मैंने सेलेक्ट किया है, कुछ भी वट एवर जो भी चीज़ें मैंने सेलेक्ट की हैं। और मगर जैसे ही मैं रीसेट के बटन पर क्लिक करूँगा मेरा फॉर्म मुकम्मल तौर पर रीसेट हो जाएगा और वापस उसी हालत में आ जाएगा जैसे पहले था, कोई वैल्यू उसके अंदर सेलेक्टेड नहीं। इवन ये भी मैंने ऑप्शन 3 सेलेक्ट कर ली, चेक 1 चेक कर लिया, रीसेट किया, ये भी वापस हो गया। ऑप्शन 2 वापस आ गई क्योंकि लोड होते वक्त यही थी, और चेक 1 अनचेक हो गया क्योंकि लोड होते वक्त कुछ भी चेक नहीं था। वैल्यू भी, ये भी, हर चीज़ ये देखें सब कुछ वापस आ गई। तो ये टाइप रीसेट बाज़ औक़ात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फॉर्म के अंदर एक चीज़ और है, और वो है फील्ड सेट। मैं फील्ड सेट यहाँ पे रखता हूँ। ऐसा करते हैं कि फील्ड सेट ये सबसे ऊपर ना, जहाँ पे ये फॉर्म शुरू हो रहा है, ये यहाँ पर रखता हूँ और आल्ट शिफ्ट F दबा के इसको फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगी। अभी ये सेव करते, ब्राउज़र में आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें फील्ड सेट में क्या होता है इसको हम देखते हैं। फील्ड सेट का टैग शुरू करेंगे, फील्ड सेट पे एंड करेंगे। लेजेंड का टैग लगाएंगे, उसमें आप कोई भी अपनी हेडिंग दे देंगे। लेजेंड के टैग के अंदर जो आपने हेडिंग लगाई वो इस तरह से नज़र आएगी आउटलाइन के इर्द गिर्द। फिर उसमें मैंने ये किया कि एक लेबल लगाया, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और इनपुट लगाया, लाइन ब्रेक रखी दोनों के अंदर एक एक, फिर लेबल लगाया, इनपुट लगाया, और दूसरे इनपुट के बाद मैंने 2 लाइंस ब्रेक की और फिर सबमिट का बटन लगाया, तो वो इस तरह से कुछ अपीयर हो गया। तो ये एक तरीका है फील्ड सेट को डिस्प्ले करवाने का। अगर आपके पास एक से ज़्यादा टाइप्स की फील्ड्स हैं आपके फॉर्म के अंदर तो आप इस तरह से फील्ड सेट में उसको लिख सकते हैं, ये हेल्पफुल होता है। फिर एक चीज़ होती है डेटा लिस्ट, हमने जैसे ये पढ़ा था, ये सेलेक्ट, ये वही चीज़ होती है सेलेक्ट की, सिर्फ फ़र्क ये होता है, देखिए मैं नीचे आता हूँ जहाँ हमने सेलेक्ट लगाया है, ये इसी की कॉपी में लेता हूँ, कॉपी,
आपने सिर्फ ये करना है कि सेलेक्ट की जगह आपने डाटा लिस्ट लिख देना है और उसका टैग भी वैसे ही बंद करना है, डाटा लिस्ट। आल्ट शिफ्ट एफ करेंगे, फॉर्मेटाइज हो जाएगा। सेव करें, देखें क्या फ़र्क है इसके साथ। ये देखें, ये एक आ गया। फ़र्क ये है कि जो उसके अंदर वैल्यूज़ थी वो आपने टाइप करके सर्च करेंगे। मेरा ख्याल है सेव नहीं हुआ, सेलेक्ट के नीचे आना चाहिए था इसको। और जी अभी ये सेविंग का काम गालिबन हो रहा है। रिफ़्रेश करते हैं। अच्छा, ये मुझे अभी पता चला है कि ये जो डाटा लिस्ट है ये तमाम ब्राउज़र्स इसको सपोर्ट नहीं करते, डाटा लिस्ट को। तो इसलिए तमाम ब्राउज़र्स ये डिस्प्ले नहीं करवाएंगे डाटा लिस्ट के। एक मिनट, मैं कुछ और कोड्स भी ज़रा वेरीफाई कर लूँ। मैंने ये तैयार करके रखे हुए थे, मैं उनको ट्राई करता हूँ। पेस्ट, इनके साथ जाते हैं, अब देखते हैं। रिफ़्रेश, जी, वो इसके बाद कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ये डाटा लिस्ट क्रोम सपोर्ट नहीं करता, सफारी सपोर्ट करता है। मैंने सफारी में इसको एक्चुअली टेस्ट किया था। ये होता क्या है कि एक ऑटो सर्च टाइप एक चीज़ बन जाती है। आप आपके ब्राउज़र के ऊपर जैसे जैसे ये ऑप्शंस हैं वैसे ही आता है, ये टेक्स्ट बॉक्स ही नज़र है। मगर इसमें होता क्या है कि आप जब टाइप करने लगते हैं, जैसे ये ऑप्शन वन मैंने टाइप की, तो ऑटोमेटिकली नीचे वो अपीयर हो जाता है। तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। वो टेक्स्ट बॉक्स भी होता है और सेलेक्ट की टाइप की चीज़ भी होती है। मैं एक मिनट सैम्पल देखता हूँ अगर मैं आपको दिखा सकूँ। HTML डाटा लिस्ट सैम्पल, अगर कोई नज़र आ जाए तो मैं आपको क्लियर कर सकूं। और वो तमाम ब्राउज़र्स मगर उसको सपोर्ट नहीं करते, इसलिए वो रिकमेंडेड नहीं है कि उसको इस्तेमाल किया जाए। मेरा ये वर्चुअल मशीन मैंने बनाई है इस रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो वर्चुअल मशीन काफ़ी स्लो है। हालांकि मैंने उसको अच्छी रैम दी है, मगर पता नहीं वो क्यों स्लो है। अच्छा, ये W3 स्कूल्स पे आ रही है, मगर ऑटो कंप्लीट ये लोग वो भी यही बात कर रहे हैं कि एक ऑटो कंप्लीट प्रोवाइड करता है। सैम्पल, क्योंकि मेरा ब्राउज़र तो वही है, मैं इस मशीन के ऊपर और ब्राउज़र्स नहीं है तो मैं आपको शो नहीं। हाँ, मेरे पास एक ब्राउज़र है इस मशीन के ऊपर, एज। मैं उस ब्राउज़र से ट्राई करता हूँ, अगर आपको मैं दिखा सका इस ब्राउज़र के ऊपर। ये ब्राउज़र निस्बतन स्लो है। चलें, इतनी देर ये लोड होता है, हम अपना वक्त इस्तेमाल करते हैं मज़ीद आगे के कामों में। इसके अंदर मैं इससे नीचे फॉर्म से नीचे आता हूँ। फॉर्म में ही शो करा दूँ या इसके लिए एक नई फ़ाइल बना दूँ, या ऐसा करते हैं इंडेक्स में मैं शो करवा देता हूँ आपको। वीडियो का टैग, अगर आपने अपने HTML पेज पे कोई वीडियो फाइल या ऑडियो फाइल आपने डिस्प्ले करवानी है, तो उसके लिए जो एक वीडियो का टैग होता है, एक ऑडियो का टैग होता है। वीडियो के टैग में मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मैं इस वक्त प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकता, मगर मैं टैग लिख के दिखा देता हूँ। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जितने मैंने कोड्स लिखे हैं, ये पूरा फ़ोल्डर, मैं क्या करूँगा कि इसको ज़िप करके और मैं अपलोड करके उसका लिंक लगा दूँगा, ताकि ये जो जितने कोड्स मैंने यहाँ लिखे हैं वो एज़ इट इज़ आप लोग देख सकें।
अच्छा, ये देखिए मैंने सिर्फ एज को ओपन किया हुआ है तो मेरा सिस्टम स्लो हो गया। मैं इसकी रैम मज़ीद इंक्रीज़ करता हूँ। मैंने एज खोला है तो किसी और काम का नहीं रहा। यू कैन री ओपन क्लोज दिस विंडो और कीप वेटिंग। एज, मैं इसीलिए एज का इस्तेमाल नहीं करता, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम करता है। कंट्रोल ओ, और वो जो हमने अपनी HTML फाइल बनाई है, पता नहीं अब इसमें कंट्रोल ओ चलता भी है कि नहीं। नहीं, एग्जिट पेज मैं देखना ही चाह रहा था कि डाटा लिस्ट सपोर्टेड है कि नहीं एज के ऊपर। मुझे इसका इल्म नहीं, मैंने कभी इसको इस्तेमाल ही नहीं किया एज के ब्राउज़र को। मैं गलती कर बैठा हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ। पूरा सिस्टम ही स्टक हो गया। मैं इधर वीडियो को रोकता हूँ ताकि वक्त को ज़ाया होने से बचाया जा सके। ये ठीक होता है तो मैं फिर वापस हाजिर होता हूँ। जी दोस्तों, मैंने क्या किया कि वो उसको बंद कर दिया एज को, जिसने मेरे सिस्टम को स्टक कर दिया था। अच्छा, एज में भी जो सेम रिज़ल्ट है वो बिल्कुल क्रोम की तरह का है, यानी एज के ऊपर भी ये डाटा लिस्ट का जो टैग है ये काम नहीं करता। मैंने बहरहाल आपको जैसे कि अर्ज़ किया, मैंने इसको चेक किया था सफारी पे, तो वो फिर पता नहीं सिर्फ सफारी के लिए उन्होंने बनाया है या क्या माजरा है। अच्छा, इसके अलावा जो मेरे नेक्स्ट दो टैग थे, एक वीडियो का टैग और एक ऑडियो का टैग, मैंने वो लगा दिए। वीडियो का टैग, इसकी मैंने विड्थ और हाइट सेट की। कंट्रोल्स का मतलब है कि उस वीडियो में कंट्रोल्स आएंगे, प्ले, पॉज, इस तरह के जो कंट्रोल्स हैं, अगर वो आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो ये कंट्रोल्स ख़त्म कर दें। अच्छा, इसी देर में मैंने क्या किया कि फ़ाइल सर्च की, वीडियो MP4, उसको डाउनलोड किया, और इसी तरह एक MP3 सर्च की, उसको मैंने डाउनलोड किया। तो ये देखें, ये मैंने अपने जहाँ पे मेरे HTML के कोड्स पड़े हैं उसी उसके अंदर, फ़ोल्डर के अंदर, ये audio.mp3 और ये video.mp4, ये दो वीडियोस मैंने डाउनलोड करनी, और ये टैग यहाँ लगा दिया। अभी तक मैंने इनको चलाया नहीं। रिफ़्रेश करता हूँ। मैंने इस इंडेक्स पेज पे, सॉरी ये तो हम फॉर्म्स के पेज पे हैं, मैं ये इस पे आता हूँ होम पे, इंडेक्स के पेज पे मैंने ये कोड्स लगाए। इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये आप देखेंगे कि मेरे नीचे वाले हिस्से में, इसके HTML के पेज के नीचे वाले हिस्से में, क्योंकि मैंने बिल्कुल सबसे एंड पे ये दो टैग्स लगाए, ये दोनों वीडियो और ऑडियो के टैग अपीयर होंगे। HTML पे, index.html पे ऑलरेडी बहुत कुछ था, मुझे गालिबन इस पे लगाना नहीं चाहिए था अपने कंप्यूटर की स्पीड को देखते हुए। बहरहाल मैं लगा बैठा हूँ। अब देखते हैं कि ये कितना टाइम जो है वो लेता है इसको लोड होने में। मैं ये टैब बंद कर देता हूँ ताकि थोड़ी स्पीड बेहतर हो सके। वक्त से कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया इसने। अगर मैं इसको, इन टैग्स को उठा के, ये स्लो हुआ है, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। ये मेरे सिस्टम की वजह से है, अदरवाइज़ इन कोड्स का कोई कसूर नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट मैं अपना ये जो सिस्टम है इसकी रैम इंक्रीज़ करूँ, क्योंकि इसके बाद मैंने एक कोर्स रिकॉर्ड करना है लारावेल का, तो उसके लिए तो ये बिल्कुल मौजू नहीं है, ये तो बहुत टाइम लेगा। या फिर मैं अपनी ही फ़िज़िकल मशीन पे रिकॉर्ड करूँगा, इतनी स्पीड में तो फिर काम नहीं हो सकेगा।
जी, दोस्तों मैंने क्या किया है कि वीडियो को स्टॉप करके, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके, एक नया पेज बनाया है media.html का और उसका लिंक भी ऊपर लगा दिया है। और वो ही जो 2 टैग्स थे वीडियो वाले, वो उठा के मैंने उस मीडिया की फ़ाइल के अंदर रख दिए हैं, वीडियो और ऑडियो वाला। अब देखते हैं कि उसका रिज़ल्ट जब मैं मीडिया पे आता हूँ, इसको लोड करता हूँ, तो ये देखें, ये वीडियो प्ले हो गई और ये ऑडियो प्ले हो गई। मैं इसको प्ले करता हूँ, मुझे नहीं पता कि आप इसकी आवाज़ इसकी रिकॉर्ड होती है कि नहीं होती। प्ले नहीं हुई। जी, प्ले हो गई है और फिर पॉज़ भी हो गई। दोबारा प्ले करता हूँ। जी दोस्तों, मैंने क्या किया है कि अपनी वर्चुअल मशीन को दोबारा बनाया है ऑलमोस्ट। अपनी वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क को मैंने एसएसडी पे रख दिया, तो अभी स्पीड काफ़ी हद तक बहुत बेहतर है। अब ये देखें, मैंने वही मीडिया वाला पेज ओपन किया और मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये गेट कैप्शंस फॉर योर ऑडियो एंड वीडियो, ये कोई मैसेज ये दे रहा है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने इसको प्ले किया था, ये बिल्कुल ठीक। इसको मैं फुल स्क्रीन पे भी ला सकता हूँ और मैंने फुल स्क्रीन पे क्लिक किया, ये, और ये प्ले होती है ये वीडियो। ये एक बिल्कुल वीडियो प्लेयर की तरह काम करती है मेरी वेबसाइट। इस पे जो हमने कंट्रोल्स लगाए थे, इनेबल किए थे, उनको प्ले करके आप लोग इनको इनेबल फुल स्क्रीन पे आप इसको व्यू कर सकते हैं। इसी तरह MP3, ये इसको मैं बंद करता हूँ, अभी ये प्ले नहीं हो रही, चीज़ कुछ स्टक है। इसी तरह ऑडियो को भी मैं प्ले कर सकता हूँ। ये शायद मेरी रिकॉर्डिंग के दौरान ऐसा मसला आया, मैंने रिकॉर्डिंग के अलावा इसको प्ले किया था, तो ये बिल्कुल ठीक काम कर रही थी वीडियो। तो ये शायद ड्यू टू रिकॉर्डिंग है। मगर आप जब इस कोड्स को अपना रन करेंगे अपने ब्राउज़र में, डेफिनेटली ये काम बिल्कुल ठीक करेगा। ये देखें, ये चल गया। ये थोड़ी सी वीडियो अभी प्ले भी हुई थी, ये देखें वीडियो प्ले हो गई है। ये वीडियो इस तरह प्ले, अब उसका नुकसान ये हुआ है कि साथ में जो MP3 का प्लेयर नज़र आ रहा था वो अभी दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल वो हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, आप वीडियो देख सकते हैं कि ये प्ले हो रही है। तो ये इस तरह से काम करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये HTML का जो कोर्स है ये समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो आप कोशिश करके इस पे मज़ीद अपनी रिसर्च करें इंटरनेट से और अपने आप को आप HTML का एडवांस यूज़र बनाएं, ताकि आप मज़ीद अपनी वेब डेवलपमेंट को आगे लेके चल सकें और एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।